सोनी जी, इतिहास में भारत सरकार में खास करके 3 रिजीम हम देखते हैं, जिसमें कम्युनिस्टों ने साथ दिया है सरकार में, उसके सहयोगी रहे हैं, आंशिक रूप से सहभागी भी रहे हैं। एक तो इंदिरा गांधी के समय में, दूसरा वीपी सिंह के समय में और तीसरा मनमोहन जी के समय में। लेकिन आपके आप इन तीनों के आंकलन में आप खास करके मनमोहन जी का जो अपना पीरियड था, पहला वाला जो उनका टर्म रहा है, शायद कम्युनिस्टों का ही एक भूमिका रही है कि दोबारा कांग्रेस पार्टी को शासन में आने का मौका मिल गया। लेकिन कम्युनिस्ट हाशिए पे चले गए। सारी चीजों के बावजूद उनको उनको उसका श्रेय नहीं मिल पाया जो अच्छी चीजें थी। उसका अच्छी चीजों का श्रेय अपना मनमोहन जी ले गए। लेकिन दूसरा पीरियड जो उनका था जिसमें कम्युनिस्टों का उन्हें विरोध भी उनको झेलना पड़ा। लेकिन उस दूसरे पीरियड के बाद शायद कांग्रेस आज तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है और सत्ता में आने का संघर्ष कर रही है। इन सारे संदर्भों में ये मनमोहन सिंह को आप किस तरीके से याद करेंगे? सोनी जी। धन्यवाद तिवारी जी। सही बात है कि उस समय यूपीए 1 की जो गवर्नमेंट बनी और उसमें कम्युनिस्टों का काफी दबाव था मनमोहन सिंह जी के ऊपर कि जनोन्मुखी नीतियां लागू की जाए। मनमोहन सिंह जी के सामने 2 काम थे। एक तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था थी, उसको फिर से पुनरुत्थान करना था, उसको फिर से खड़ा करना था। और दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी थे, जो उन पर लगातार दबाव बना रहे थे कि नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ हो। तो इस दृष्टि से मनमोहन सिंह जी ने यूपीए 1 में दोनों काम बड़े सफलतापूर्वक किए। आप देखिए, आज आप आधार कार्ड जिसकी बात करते हैं, एक प्रत्येक नागरिक को उन्होंने एक आइडेंटिटी प्रदान की। आज सब काम आधार कार्ड से हो रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब चीजें दी। और गरीबी की रेखा के नीचे जो थे 12 करोड़ लोगों को या उससे आसपास, उन्होंने उसको ऊपर उठा के एक मिडिल क्लास का जो है वो एक निर्माण किया। उनके टाइम में यूपीए 1 के टाइम में रोजगार भी बहुत सारे निकले, आईटी सेक्टर भी काफी उन्नति किया। लेकिन जहां तक ट्रेड यूनियन का सवाल है, जो पब्लिक सेक्टर के साथ उनकी जो नीतियां थी उसको लेके हम लोग का लगातार टकराव भी होता रहा। लेकिन एक चीज हमको समझना चाहिए कि मनमोहन सिंह लाल बहादुर शास्त्री के बाद पहले दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सादगी और ईमानदारी की मिसाल जो है हमारे बीच में कायम की है। और दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे कि वे अपने बहुत ही लो प्रोफाइल में बड़े-बड़े काम उन्होंने किए हैं। सबसे बड़ी बात है अपने जीवन काल में जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, जब सेकंड यूपीए 2 में बहुत सारे घोटाले हो रहे थे और उनकी आलोचनाएं बहुत हो रही थी, उस समय भी वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में 217 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी जो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा बड़े पत्रकार थे, जिसमें 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन के उन्होंने आंसर दिए। उसमें कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे कि इतने घोटालों के बीच में हमको प्रेस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह ने उनको जो है वो बहादुरी से उसको सामना करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये उनके व्यक्तित्व की खासियत है। पार्लियामेंट में भी वे बड़े खामोशी से रहते थे और चुप्पी साधे रहते थे। लेकिन जैसा कि उन्होंने शायरी में भी कहा, उन्होंने जो इस बात को कहा कि वो कहते हैं कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी है इसमें। तो ये उनका एक लहजा था। और भी शायरो शायरी वो जो करते थे, उन्होंने सुषमा स्वराज जी को जिस तरीके से जवाब दिया कि जब वो कहती हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, तो वो कहते हैं कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो ये उनका एक लहजा था। और आज जो उनको एक श्रद्धांजलि की जो बाढ़ आई है, इसमें बहुत बड़ा कारण ये है कि हम 14 के बाद के दौर को भी देख रहे हैं।
और तब हमको महसूस होता है कि मनमोहन सिंह कैसा व्यक्तित्व थे और कैसे प्रधानमंत्री थे। उनकी कीमत मैं समझता हूँ 2014 तक देश नहीं समझ पाया, लेकिन 14 के बाद जैसे-जैसे पीरियड गुजर रहा है, मनमोहन सिंह की कीमत हमको नज़र आ रही है। एक और सवाल जो आपने बहुत अच्छा किया कि न्यूक्लियर डील वाला, और सच बात है, ये तो कम्युनिस्ट भी आत्ममंथन करते रहेंगे और कम्युनिस्टों ने ऑनलाइन में भी मैं कहूँगा कि जैसा कि ज्योति बसु के टाइम में एक बोले हिमालयन ब्लंडर किया, ये न्यूक्लियर डील का जो विरोध था, उसके बाद बंगाल में इन्होंने कांग्रेस और तृणमूल को मिलने का मौका दे दिया, जिसकी वजह से फायदा तृणमूल में उठाया और वामपंथी जो है बंगाल में कमजोर हो गए। तो ये न्यूक्लियर डील के बारे में भी जो एक एडजस्टमेंट है, ये भी ऐतिहासिक होगा और लगातार इतिहास में इसकी चर्चाएं हो रहेंगी, जिससे वामपंथ को काफी नुकसान हुआ। और मनमोहन सिंह जी की जो एजुकेशन के बारे में, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं सारी दुनिया सुनती है। उनकी जो आर्थिक नीतियां थी, वो उनकी समझ ये थी कि भारत जो है ग्रामीणों का देश है, गांव का देश है, और गांव के उत्थान के बगैर हम देश का उत्थान नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने मनरेगा वगैरह जो योजनाएं बनाई, जिसको कि बाद की सरकार बोल रही थी कि गड्ढा पाटने और गड्ढा खोदने की योजना है, लेकिन आज भी वही एक सहारा है ग्रामीण रोजगार के लिए। तो और ग्राम उत्थान के लिए भी उनकी योजनाएं थी, उनकी जो सोच थी। एक उदाहरण देते हैं, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी उस समय वाइस चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, तो देश के विकास का जो एक नोट लेके वो राजीव गांधी जी के पास गए, उसमें ग्रामोन्मुखी पूरा उनका जो था वो दृष्टिकोण था। तो चूंकि राजीव गांधी चमचमाते शहर के चाहते थे, इसलिए वो उनका जो नोट था वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन वहीं से उनका पता चलता है कि वो भारत को कितने गहराई से समझते थे। राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में एक बार कहा कि मेरी जब मनमोहन सिंह जी से बात हुई, तो उन्होंने मुझे समझाया कि राहुल, ये देश जो है गाँव में बसता है। गाँव के उत्थान के बगैर आप देश का उत्थान नहीं कर सकते। और अंत में यही कहूँगा मैं, तमाम आलोचनाओं, कमियों और खूबियों के बावजूद वो आसमान था जो सर झुका के चलता था। धन्यवाद। जी सर, वो आसमान था जो सर झुका के चलता था। हम चलते